हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 फिनिश करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लास्ट होगा। स्टूडेंट, बेसिकली ये चैप्टर में हमने देखा क्या है, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, देन विल गो अहेड। ओके, तो ये चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखी है, देन हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें दो टाइप है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा है हमने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है स्टूडेंट्स कि marginal utility that any consumer derive from successive unit of particular commodity goes on diminish as his or her total consumption of that commodity increase. In short, more of thing you have and the less you want to more of it. जितना ज़्यादा आपकी एडिशनल यूनिट ऐड होगी, आपका सेटिस्फैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। करेक्ट है, यानी कि जैसे ये सक्सेस यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है टूवर्ड्स योर कमोडिटी, आपकी जो एडिशनल यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होती जाएगी। करेक्ट है। देन हमने इसके अजम्पशंस देखे हैं, देन हमने इसके डायग्राम देखे हैं, उसके बाद हमने एक्सेप्शंस देखा जो इस लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है चीज़ें। देन हमने इसके क्रिटिसिज्म्स देखे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस लॉ को क्रिटिसाइज़ करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ओके, इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है यूजफुलनेस टू द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। Okay, this law create awareness among the consumer to obtain maximum utility from limited resources. It is necessary to diversify the consumption. ठीक है, दूसरा आता है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज थ्रू दिस वन गवर्नमेंट इज एबल टू फ्रेमिंग द वेरियस पॉलिसी। एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड प्राइसिंग पॉलिसी। थर्ड वन इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर आता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और वैल्यू इन एक्सचेंज इज सच एज एयर, वाटर एंड सनशाइन। इसका मैं सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ स्टूडेंट्स। एक साइड आपका वाटर है, दूसरा साइड डायमंड है। ठीक है, और आपके पास दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। पहले हम वैल्यू इन यूज़ की बात करते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज कम है। उसका रीज़न क्या है? वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा इसलिए है बिकॉज एवरी ह्यूमन डिपेंड ऑन वाटर एंड एनी वन कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ विदाउट अ वाटर। करेक्ट है। सेकेंड वन, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो स्टूडेंट्स, डायमंड की अगर मैं बात करूं तो उसका वैल्यू इन यूज़ कम है बट वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एवरीवन हैव नॉट दैट मच कैपेसिटी टू परचेज द डायमंड। करेक्ट है। अब मैं दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो वाटर का वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होता है एंड वैल्यू इन एक्सचेंज कम होता है। अगर मैं डायमंड या गोल्ड की बात करूँ तो उनका वैल्यू इन यूज़ कम होता है एंड वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो इसे ही कहते हैं हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड्स गुड दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज़, जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर and sunshine, as well as goods that have more value in use and less value in exchange, that means gold and diamond. Okay, next आएगा basis on law of demand. अब law of demand पे की basis है तो the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. जो ये law है वो totally किस पे based on है? marginal utility. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ गुड rises with the fall in price and fall in with an increase in price. When a consumer purchases more and more unit of goods,
its marginal utility steadily decline and hence it would buy additional unit of commodity only at a lower price. इसका सिंपल सा मतलब क्या, देखो ये लॉ ऐसा बताता है कि जैसे हम कोई भी कमोडिटी ज़्यादा परचेस करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि एक कंज्यूमर तब तक ही वो कमोडिटी परचेस करेगा जब तक उसकी यूटिलिटी है, ओके। दूसरा केस ये है कि जब उसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी, इन दैट केस में वो एडिशनल यूनिट को परचेस करना चाहेगा, आइदर वो परचेस करने चाहेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताता है कि मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस में क्या रिलेशन है। देखते हैं यहाँ पे, लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। इट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी इज 10 एंड मार्केट प्राइस इज 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है ना। टेबल में आपके पास 6 यूनिट है, जिसमें जो सबसे पहला यूनिट है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है, ओके। एंड अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए 1 यूनिट से, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो हो जाएगा आपका 100, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। उसकी मार्केट प्राइस 50 है। अगर मार्केट प्राइस को कंपेयर किया जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ हायर देन अ मार्केट प्राइस। फर्स्ट समझ में आया होगा, आई होप सो आपको। नंबर 2, 8, मार्जिन यूटिलिटी इज़ 8 एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 80 मिल रहा है आपको एंड मार्केट प्राइस 50 है। अगेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ हायर देन मार्केट प्राइस, अगेन 70 मिल रहा है आपको, यहाँ पे सेम केस है, इज़ हायर देन। लेकिन आपको एक 4th लाइन पे दिख रहा है कि दोनों क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे आपको जो ग्राफ है वो डाउन होता दिखेगा। यानी कि अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई है स्टूडेंट्स कि मार्केट प्राइस इज़ हायर देन मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों में 5th एंड 6th में आपको दिख रहा है मार्केट प्राइस इज़ हायर देन मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, पहला क्या दिया हुआ है, जो मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर लेट्स डिस्कस, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस। द टेबल शोज, पहला नंबर 1, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू मनी, टर्म ऑफ मनी, one can easily compare it with the market price and which is shown in the column of the table. And for the first 3 unit consumed, it found that margin utility in term of money is greater than price paid, and the rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than a price paid. जब तक कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, प्राइस का परचेस करते जाएगा कमोडिटी को, ओके। सो द कंज्यूमर कैन थिंक ऑफ बाइंग द 4th यूनिट, क्योंकि 4th पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम दिख रहा है। एंड इन द केस ऑफ 5th एंड 6th, मार्जिन यूटिलिटी इज डिराइव इज लेस देन मार्केट प्राइस एंड द रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, यूनिट विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाय बिकॉज मार्जिन यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से, मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है उसे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाती है उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ओके। और जब मार्केट प्राइस मार्जिन यूटिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट कहते हैं, ओके। थर्स रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिन यूटिलिटी is equal to price, and this relationship between margin utility and price पे वे ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं एकदम छोटे से मैं एक्सप्लेन करूँ आपको,
एक कंज्यूमर तब तक ही कोई कमोडिटी परचेस करेगा जब तक उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा वो थिंक करेगा अब मुझे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ेगी वैसे ही मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अब परचेस करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।